नमस्ते बच्चों। इससे पहले अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3 लेक्चर्स कर लिए हैं। थर्ड लेक्चर का जो हमारा टॉपिक था वो ये था आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक था वो हमने स्टडी किया था। आइसोमर की डेफिनेशन भी बताई थी, आइसोमर की टाइप्स भी। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने 2 टाइप्स की थी, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो स्ट्रक्चर्स की आगे टाइप्स थी, 6 टाइप थी, आयनाइजेशन, लिंकेज एक्सेट्रा। ठीक है, वो अपन ने कर लिया था। उसके बाद स्टेरियो आइसोमर भी 2 तरह के होते थे, ये भी अपन ने किया था। एक ज्योमेट्रिकल होता है, एक ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अपन ने कर लिया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक बनता है वो क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है या नहीं करता, हम वो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि कब वो शो करेगा कब नहीं शो करेगा, वो इस डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा। तो डेफिनेशन क्या है? अगर कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या करेगा? ए सब्सटेंस which can rotate plane of polarized light is called optically active isomers। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। लेकिन अगर यही बात हम किसी आइसोमर के लिए कर लें, जैसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर कोई आइसोमर जो प्लेन है रोटेट कर दे, प्लेन क्या कर दे? रोटेट कर दे पोलराइज्ड लाइट का इन अपोजिट डायरेक्शन, उसे क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। दोबारा सुन लो, आइसोमर विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या कर दे? पोलराइज्ड लाइट का प्लेन क्या कर दे? रोटेट कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर। अगर वो आइसोमर उस लाइट का प्लेन राइट की तरफ रोटेट करता है, अगर वो राइट की तरफ रोटेट करता है तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स। अगर वो प्लेन लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है तो उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी आइसोमेरिज्म या फिर लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। मीन्स इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी आइसोमर भी लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एन आइसोमर भी लिखते हैं। मीन्स जो राइट हैंड की तरफ रोटेट कर दे, राइट को रोटेट कर दे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्ट को रोटेट कर दे लीवो रोटेटरी। अब एक इसेंशियल कंडीशन क्या है कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स देखना है, कोई आइसोमर देखना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो सिंपल सी कंडीशन याद रखनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मान लो किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो क्या होगा? अगर किसी के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर किसी के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर किसी के अंदर किसी दूसरे आइसोमर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगी। अगर हम इसका एग्जांपल भी देखना चाहें तो आइसोमेरिज्म के ऊपर अप्लाई करके देख भी सकते हैं। जैसे हम अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है किसी मेटल का, किसी कॉम्प्लेक्स में किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है, तो उसकी जो ज्योमेट्री पॉसिबल है वो 2 है। एक तो टेट्राहेड्रल, दूसरी क्या है? स्क्वायर प्लेनर। जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। मीन्स अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगी। इसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होती तो ये क्या होगी? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म होगा जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। एक और बात, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल, अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमारा टेट्राहेड्रल है, मेटल के ऊपर चारों जो लिगेंड्स लगे हुए हैं डिफरेंट हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो इतना लेबाइल होता है कि उसको आइसोलेट कर ही नहीं पाते, उसके ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म को आइसोलेट कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? लेबाइल होता है। अगर कब होगा? जब 4 के 4 लिगेंड्स क्या होंगे? जो मेटल के ऊपर 4 के 4 लिगेंड्स क्या लगे हों? डिफरेंट लगे हों, तो उसके ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म को हम आइसोलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि लेबाइल मीन्स क्या है? वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
और स्केयर प्लेनर अभी अपन ने देखा ही है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अगर टेट्राहेड्रल का आप एग्जांपल लेना चाहें तो कॉमनली बेरिलियम इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, बोरॉन इन 3, कॉपर इन 2 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमरिज्म को शो करते हैं। अगर एग्जांपल लें हम, फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम का लेना चाहें तो लिथियम का बिस बेंजाइल एसीटोनेट लिथियम 2, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है लिथियम का, ये जो कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर होता है और क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होती है। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो तो क्या करती है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म को शो करते हैं, मींस ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म शो करती है। और जो स्केयर प्लेनर है प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है। उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अभी स्टडी करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, कॉमन एग्जांपल मींस कॉमनली शो करते हैं मेटल और E3 मींस कोई बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लैटिनम के ऊपर बाइडेंटेट लिगेंड इथाइलिन डायमंड के 3 मॉलिक्यूल्स या 3 लिगेंड लगा दिए हैं, तो देखते हैं इसका। या फिर यहाँ प्लैटिनम, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, नाइट्रोजन इथाइलिन डायमंड के 3 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, एक नाइट्रोजन En2 नाइट्रोजन इथाइलिन डायमंड 3। अब इसका जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बनेगा, कैसे बनेगा, मेटल नाइट्रोजन इथाइलिन डायमाइन, नाइट्रोजन इथाइलिन डायमीन। अब ये जो दोनों इमेजेस हैं, इसकी जो इस कॉम्प्लेक्स की ये जो मिरर इमेज है, ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, मिरर इमेज। अगर किसी कंपाउंड की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मींस देखो, इस कंपाउंड को सीधा ऐसे ही उठाना है, इस कंपाउंड को ऐसे उठाया और इसके ऊपर रख दिया, सेम से सेम कॉन्साइड नहीं होगा। इसको ऐसे ही उठाया, सिंपल इस कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स को ऐसे उठाया, इसके ऊपर रख दिया, अगर सेम से सेम कॉन्साइड नहीं हो रहा तो वो क्या आता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है और उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बोलते हैं। मींस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इस तरह की टाइप है, तो वो क्या करती है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमरिज्म को क्या करती है, शो करती है। अब इसमें तो क्या थे, सिमेट्रिकल, जो बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड थे वो 3 थे। अगर मान लो बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड्स 2 हों तो भी वो फॉर्म क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म को शो करेगी। देखते हैं एक बार, एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपका। अगर मान लो बाइडेंटेट लिगेंड 2 हो, जैसे मान लो ये है रोहोडियम इथाइलिन डाइमीन के, जो मतलब कि अभी मैंने बोला था बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल के 2 मॉलिक्यूल या Cl2। मीन्स अगर कॉमन एग्जांपल से शो करना चाहें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मेटल AA2B2 या फिर मेटल AA2 मीन्स बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड्स के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, और जो बाकी 2 हैं
वो बी एंड सी। तो इस तरह की दोनों में से कोई भी टाइप हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमरिज्म को शो करती हैं। तो देखते हैं कैसे होती है। रोहोडियम इथाइलिन डाइमीन मीन्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन EN, EN, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इथाइलिन डाइमीन, वही लिगेंड लगा दिया है यहाँ पे Cl एंड Cl। ये जो हमारी फॉर्म है ये कौन सी है देख लो, एडजेसेंट पोजीशन पे सेम लिगेंड्स होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। अब इसकी मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मीन्स ऐसे उठाएं सीधा, ना कि ऐसे पलट के उठाना है, सीधा उठाना और उसके ऊपर रखना है। अगर सेम से सेम कोइंसाइड नहीं हो रहे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी। और जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म होते हैं। तो वही अप्लाई करते हैं रोडियम। वही Cl, Cl, नाइट्रोजन, इथाइलिन डाइमीन मीन्स जो लिगेंड है बाइडेंटेड सिमेट्रिकल, उसके 2 मॉलिक्यूल लगा दिए हैं। अब ये देखो, इसको मैं अगर ऐसे उठाऊं, सीधा यहीं से उठाना और इसके ऊपर रखना है, तो सेम से सेम कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। अगर ऐसा किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म को शो करता है। ये तो क्या थी, सिस फॉर्म थी। अगर मान लो इसका ट्रांसफॉर्म को देखना चाहिए आपका, तो नीचे की तरफ लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, रोहोडियम Cl, Cl। अपोजिट के अंदर सेम है, अपोजिट के अंदर 180 के अंदर सेम लिगेंड होते हैं, तो वो फॉर्म जो होती है हमारी कौन सी होती है, वो फॉर्म हमारी ट्रांसफॉर्म होती है। तो उसको हम चेक कर रहे हैं कि इस कंपाउंड की जो ट्रांसफॉर्म है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। En, नाइट्रोजन, 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 En। इसकी जब मिरर इमेज देखेंगे, मिरर इमेज कैसी बनेगी, रोहोडियम Cl, Cl, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, En, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, En। अब देखो, इसको ऐसे ही उठाया, इसकी मिरर में सेम बन रही है, इसको ऐसे ही उठाया, ऐसे ही रख दिया, सेम से सेम कोइंसाइड हो रहा है, तो मीन इस कंपाउंड की जो ट्रांसफॉर्म होगी वो क्या होगी, सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं है, बिल्कुल सुपर इम्पोज हो रही है। तो ये जो फॉर्म होगी ये हमारी क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगी। मीन्स ये जो कंपाउंड है कितने आइसोमर को शो करता है, एक तो सिस, एक ट्रांस और एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म होते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो देखा अभी कि सिस फॉर्म तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, और ट्रांसफॉर्म तो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है। अगर मान लो ये तो क्या थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे बाइडेंटेड लिगेंड के, ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के 2 लगे हुए थे लिगेंड्स। पहले 3 का क्या, 2 का। अब आप एक का एग्जाम्पल करते हैं। अगर एक लगा हो अगर एक लगा हो तो वो भी क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म को शो करेगा। एग्जाम्पल, रोहोडियम, इथाइलिन डाइमीन मीन सिमेट्रिकल के पहले 3 मॉलिक्यूल, अब 2, अब एक का करना हमें। तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल, Cl2 के 2 मॉलिक्यूल। स्टार्ट करते हैं। रोहोडियम, इधर लगा दिया मैंने इथाइलिन डाइमीन लिगेंड्स, यहाँ पे मैंने Cl, यहाँ पे मैंने Cl, यहाँ पे मैंने अमोनिया मॉलिक्यूल, और इस तरह मैंने क्या लगा दिया, अमोनिया मॉलिक्यूल। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो देखना कहाँ होगी, इसकी मिरर इमेज देखो कैसी बनेगी। रोहोडियम, Cl, Cl, अमोनिया, अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इथाइलिन डाइमीन हमने क्या लगा दिया, लिगेंड लगा दिया है।
अब देखो इसकी मिरर इमेज वो बनेगी, लेकिन देखो जब इसको ऐसे उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, तो मिरर इमेज कैसे होगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। अगर ऐसा किसी आइसोमर के अंदर पॉसिबल है तो वो आइसोमर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है। तो मीन्स ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह आज आपने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी स्टडी किया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के लिए। तो ये हमारा आइसोमेरिज्म का तो लास्ट जो बची हुई थी टाइप थी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक तो अपन ने पिछले लेक्चर में कर लिया था, ऑप्टिकल रहता था वो अपन ने कर लिया है। उसके बाद है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता होता है एग्जाम के अंदर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल 1927 में सिडविक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? सिडविक नाम के साइंटिस्ट ने लुईस बॉन्ड थ्योरी को, जो लेविस थ्योरी थी ना, बॉन्ड की थ्योरी, लुईस बॉन्ड थ्योरी को, उसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग समझाने के लिए उस थ्योरी का यूज़ किया था। उसने ये कहा था कि जो मेटल है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल है, वो लिगेंड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेती है और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती है। और सिडविक के अकॉर्डिंग मेटल तब तक इलेक्ट्रॉन लिगेंड से लेती रहती है जब तक वो नोबल गैस मींस नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को क्या ना कर ले, उस तक पहुंच ना जाए, तब तक क्या करती है वो मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेती रहती है। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन के बराबर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उस मेटल का। ठीक है, दोबारा से सुन लो। सिडविक ने यह कहा था कि मेटल लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन लेगी जब तक वो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच नहीं जाती, और इसी को नाम दिया गया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का। एग्जांपल से देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेनली स्टेबिलिटी के लिए था, क्योंकि आपको पता है नोबल गैसेस क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। तो इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन को देखा गया कि जो कॉम्प्लेक्स उनके इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन मेटल है ले लेती है लिगेंड्स से, वो क्या करती है? स्टेबल हो जाती है, स्टेबिलिटी हो जाती है उस कंपाउंड की। तो एग्जांपल लेते हैं इसका। पहला जो एग्जांपल दे रखा है FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव, ये है पहला एग्जांपल। अब इसको पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो मेटल की। मेटल के ऊपर चार्ज मान लिया मैंने x प्लस का, एक साइनों के पास -1 होता है, तो 6 लगे हो तो मल्टीप्लाई में 6 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4, तो x - 6 इज इक्वल टू -4, देन x इज इक्वल टू +2। मीन्स मेटल के ऊपर चार्ज क्या है? +2 का, तो Fe+2। हमें एक तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है लगभग वो तो सारी की सारी याद हो। अगर ये करना है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, वही 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आयरन के अंदर? 3d6 एंड 4s2। जब +2 के अंदर होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी तो 3d6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे देखो, कितना था? 26 था, तो 2 जा चुके हैं, तो कितने बचे? 24। लिगेंड्स कितने हैं? 6। एक लिगेंड पूरा लोन पेयर देता था, तो टोटल कितने देगा? 12। ये तो किसके थे इलेक्ट्रॉन? Fe2 के लिगेंड्स ने कितने दिए? 6 CN लिगेंड लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे? 6 × 2 मीन्स 12, तो ऐड कर देंगे 36। तो 36 क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स क्या होता है? क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो 86
और 54 और 36 मीन्स इस कंपाउंड ने क्या किया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया, उस तक पहुंच गया है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहें हम तो कॉपर का देख सकते हैं, कॉपर CN4 3 नेगेटिव, कॉपर CN4 3 नेगेटिव, कॉपर CN4 3 नेगेटिव। अगर मान लो किसी के इलेक्ट्रॉन 36 नहीं आते, 35 आते हैं, 37 आते हैं, तो वो क्या होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग अनस्टेबल होगा। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कॉपर 29, तो कॉपर के 29 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालो, कॉपर के ऊपर चार्ज मान लिया x -4 -3 x इज इक्वल टू 1 मीन्स कॉपर पॉजिटिव 28 CN, 4 CN हैं, 1 CN 2 देता है, तो 4 कितने देंगे, 4 गुणा 2 इज इक्वल टू 8, 28 एंड 8 36 मीन्स क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के बराबर है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। तो इस तरह से आप खुद करोगे, बाकी एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताओगे। उसके बाद इसकी लिमिटेशन है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट की। ये जो कॉम्प्लेक्स था, देखो अभी इसने ये बताया कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के बराबर होगी वो स्टेबल होगा, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी देखे गए जिनकी कन्फिग्रेशन उनके बराबर नहीं थी, फिर भी क्या थे, वो स्टेबल थे। दूसरी बात, सिर्फ हमने स्टेबिलिटी देखी, ज्योमेट्री का हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। सेकंड लिमिटेशन। तीसरी, हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की कोई रिलेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बताया। जो फोर्थ था, कुछ एक मेटल्स ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करती हैं, तो उसके बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया था। तो ये सारी क्या थी, इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की क्या थी, लिमिटेशन थी। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।